हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस क्लास में हम आपको क्लास 10th की साइंस पढ़ाने वाले हैं, जिसका हमारा चैप्टर नंबर 7 है। उसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इससे पहले के और भी जो चैप्टर है वो सब हमने क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, आप अगर उन चैप्टर को जाकर देखना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा क्लास 10th साइंस के नाम से। ठीक है, उस लिंक पर आप जैसे ही टैप करोगे तो आपको और सभी क्लासें देखने को मिल जाएंगी, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें जाकर आप आसानी से देख सकते हो। और अगर आपने इस चैप्टर को अब पढ़ लिया और पूरी वीडियो को अंत तक देख लिया तो इस चैप्टर में से आने वाले जो भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हो। इसमें हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, एक भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सभी टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे समझ के। ठीक है, तो सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। तो वीडियो को पूरी देखना, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं, जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है जीवों में। ठीक है, आपको एक बात का पता ही होगा कि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। ठीक है, पहले की क्लास में मैंने आपको ये भी बता रखा है, लेकिन फिर से बता देता हूँ। जो गति करते हैं, श्वसन करते हैं, वो सजीव होते हैं, और जो एक स्थान पर ही रहते हैं, वृद्धि भी नहीं करते, गति भी नहीं करते, श्वसन भी नहीं करते, वो होते हैं निर्जीव। तो जीव कौन से जीवों के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर? सजीवों के बारे में पढ़ेंगे कि सजीव जनन कैसे करते हैं, गति कैसे करते हैं, उनमें किस प्रकार से जनन की क्रिया पाई जाती है। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि जनन होता क्या है, जनन किस प्रकार से होता है, किस चीज़ को हम जनन कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, वह क्रिया जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं जनन कहलाती है। सजीव अपने द्वारा, ठीक है, अपने द्वारा ही अपने जैसे अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया को ही जनन कहते हैं। सजीव अपने जैसे ही नए जीव बनाएंगे, ठीक है, तो उस क्रिया को जनन कहते हैं। अब जिस क्रिया के द्वारा सजीव नए जीव बनाते हैं अपने जैसे, उस क्रिया को ही जनन कहते हैं। तो देखते हैं जनन का महत्व। जनन का क्या महत्व है, हमने देख लिया कि जनन क्या होता है, लेकिन इस जनन का महत्व क्या है हमारे जीवन में, तो वो देखते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है। इससे जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो विकास में सहायक है। देखिए, यह पृथ्वी पर जीव की निरंतरता बनाए रखता है। किस प्रकार से? देखिए, अगर कोई जीव है वो जनन करके अपने जैसे जीव नहीं बनाएगा तो फिर आने वाली जो जनरेशन होगी वो उत्पन्न ही नहीं होगी, और वो पहले के जीव है वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, और पृथ्वी पे से जीवन ही नष्ट हो जाएगा। तो आगे के जीव बनेंगे, अपने जैसे जीव बनेंगे जनन के द्वारा, तभी आगे की जीवन क्रिया संपन्न हो सकती है। ठीक है, आप ये नॉर्मल चीज़ है, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो इससे जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। विभिन्नता कैसे उत्पन्न होती है? नए नए जीव आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है, नए नए जीव के उनसे, जैसे कोई मादा अलग है, नर अलग है, अलग अलग से अलग अलग जीव उत्पन्न होते हैं जनन के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, विभिन्नताएं आती है जो विकास में सहायक होती है। जितना ज़्यादा विभिन्नताएं होंगी उतना ज़्यादा जीवों का विकास हो पाएगा। तो अगला देखते हैं डीएनए प्रतिकृति। अब डीएनए प्रतिकृति होता क्या है वो देखते हैं हम जानते हैं कि जनन के द्वारा जीव अपने ही समान में जीव उत्पन्न करते हैं। जनन के द्वारा जीव अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं, ये तो बता ही दिया मैंने। ठीक है, जीव में आनुवंशिक सूचना डीएनए में निहित होती है जो जीव की संरचना को नियंत्रित करती है। ठीक है, अपने समान जीव उत्पन्न करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? डीएनए। ठीक है, जो क्या करता है, आनुवंशिक सूचनाओं को डीएनए में निहित रखता है। जो जीव क्या करता है, जो अपनी सूचनाएं होती है, जैसे सूचनाएं किस प्रकार की, जैसे पैर कैसे है, हाथ कैसे है, जो सूचनाएं होती है वो उसके डीएनए में पाई जाती है। और डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, जो आनुवंशिक सूचनाएं कौन सी होती है? जो कि जीव के अंदर पाई जाती है, जो भी क्रियाएं होती है, जिस प्रकार की भी संरचनाएं होती है, ऐसी सूचनाएं आनुवंशिक सूचनाएं कहलाती है। और जो जीव की संरचना नियंत्रित करती है, संरचना मतलब जीव का आकार। जैसे आपने सुना ही होगा कि अगर कोई जीव है, ठीक है, उसको देखते हैं या फिर किसी बच्चे को देखते हैं तो बोलते हैं कि इसकी शक्ल उसके माता पिता पर गई है।
तो कैसे गई उसके माता पिता पर? जो आनुवांशिक संरचनाएं थी, आनुवांशिक सूचनाएं थी, वो सूचनाएं उनके माता पिता से उसमें ट्रांसफ़र हुई है और उन सूचनाओं के द्वारा ही जो उसके जो शरीर का आकार है वो बना है। इसीलिए उसकी जो फेस है, उसकी शक्ल है या उसके शरीर का आकार है, उनके माता पिता से मिलता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, डीएनए कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? कोशिकाओं के केंद्रक में। कोशिकाएं क्या होती है वो भी हम डिटेल से देखेंगे और चैप्टर में, ठीक है। इसमें तो हम देखेंगे कि जीवों में जनन किस प्रकार होता है। तो अगला पॉइंट है, डीएनए के अणु में प्रोटीन बनाने की सूचना होती है और ये प्रोटीन ही जीव की संरचना को नियंत्रित करता है। जो डीएनए के जो अणु होते हैं उनमें कौन सी क्षमता होती है? प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है, ठीक है। और जो प्रोटीन बनकर जो सूचनाएं उत्पन्न होती है और ये सूचनाएं होती है उनके द्वारा ही जीव प्रोटीन का निर्माण करता है। पहले सूचनाओं को पढ़ता है और किस प्रकार की प्रोटीन बनानी है उस सूचनाओं को पढ़ के उस प्रकार की नई प्रोटीन बनाता है, ठीक है। कौन? डीएनए, ठीक है। आनुवंशिक सूचनाओं को डीएनए पढ़ता है और पढ़ करके वैसी ही नई संरचनाएं या फिर नई जीवों की उत्पत्ति करता है। आगे देखते हैं, जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाता है। जो जनन की मूल घटना होती है, मतलब जनन का जो कार्य होता है उसमें क्या होती है? डीएनए की प्रतिकृति बनती है। प्रतिकृति मतलब एक से और बहुत सारी संरचनाएं बनती है, उसे कहते हैं डीएनए प्रतिकृति, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि जीवों में विभिन्नताएं क्यों आती है। जो जीव होते हैं, जितने भी जीव पाए जाते हैं, उनमें विभिन्नताएं क्यों आती है, किस कारण से उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो देखते हैं, जनन कोशिका में एक रासायनिक क्रिया द्वारा डीएनए की प्रतिकृति होती है। जब जनन की क्रिया होती है, ठीक है, जनन कोशिकाओं में जनन की क्रिया होती है तो एक रासायनिक क्रिया द्वारा, जब रासायनिक क्रिया होगी दोनों का मिलेगा, ठीक है, दोनों मिलेंगी तो डीएनए की प्रतिकृति होती है। डीएनए की प्रतिकृति मतलब डीएनए बनते हैं। तो उनसे बनने वाली दोनों से मिलकर जिससे दो नई डीएनए बनती हैं, उससे कितने बनते हैं? एक से दो नई डीएनए बन जाते हैं। कोई भी जैव रासायनिक क्रिया पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं होती। जो ये क्रियाएं होती है वो पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं होती। विश्वसनीय मतलब सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अतः डीएनए की दोनों प्रतिकृतियां एक समान होती है। जो दोनों प्रतिकृतियां होती है तो एक समान होती है। ऐसा नहीं है कि जो पहले की प्रतिकृति है या फिर पहले की संरचना है उससे दूसरी संरचना भिन्न होगी, नहीं। जो उसकी सूचनाओं को पढ़कर ही नया डीएनए बनता है, फिर नई प्रतिकृति बनती है, इसलिए दोनों की दोनों सेम ही होती है, ठीक है। प्रतिकृतियां एक समान होती है लेकिन समरूप नहीं होती, इसी कारण जीवों में विभिन्नताएं आती है। समरूप मतलब समान तो होती है लेकिन उनके रूप या फिर कार्य फिर थोड़े बहुत उनमें चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नई बनेगी वो बिल्कुल सेम होगी, ऐसे तो समान होगी, लेकिन जो समरूप होती है, समरूप का मतलब अदल बदल हो जाता है थोड़ा कुछ उसमें, ठीक है, इस कारण से उसमें विभिन्नताएं आ जाती है। अब देखते हैं विभिन्नता का महत्व। विभिन्नता का क्या महत्व है या फिर विभिन्नता का महत्व है वो किस प्रकार से है। जीवों में विभिन्नताएं आती है, एक से नए जीव बनते हैं, अलग अलग उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, अलग अलग गुण उत्पन्न होते हैं। वो किसी काम के हैं कि नहीं है और वो विभिन्नताओं का क्या काम आता है हमारे जीवन में। तो देखते हैं, विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविका को लंबे समय तक बनाए रखने में उपयोगी, ठीक है। जो विभिन्नताएं होती हैं, विभिन्नताएं मतलब जो बदलाव होते हैं, ठीक है, शरीर में या फिर किसी भी प्रकार के बदलाव होते हैं, वो क्या करते हैं? उत्तरजीविका को लंबे समय तक बनाए रखने में उपयोगी होते हैं। उत्तरजीविका का मतलब कि जो उसके उत्तरदायित्व होते हैं, जो पहले जैसी और भी संरचनाएं होती है, फिर और जो भी जीव होते हैं वो क्या करते हैं? आगे जाकर धीरे धीरे भी बदलते हैं, धीरे धीरे बदलते हैं। एक जैसे एकदम से थोड़ी बदल जाते हैं पूरी चैन, ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। कोई मान लो माता पिता है, उनका बच्चा है तो उसके बच्चे की शक्ल भी जीवों जैसी होगी, कुछ ना कुछ तो सजीव जैसी होगी, मनुष्य जैसी होगी। ऐसी थोड़ी है उसके बच्चे की शक्ल होगी, उन माता पिता का जो शिशु होगा उसकी शक्ल अचानक से बकरी जैसी हो जाएगी, नहीं, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, फिर ऐसा कुछ हो रहा है जो सही नहीं है, तो फिर वो जीन डिफेक्ट के कारण होता है। जीनों में किसी प्रकार से कोई ऐसी घटना हो जाती है, जीन डैमेज हो जाते हैं, उस कारण से कोई ज़्यादा ही विभिन्नता आ जाती है जो कि सही नहीं है। लेकिन थोड़ी बहुत विभिन्नताएं आना जीवों में क्या होता है? आगे बढ़ने के या फिर नई प्रजाति बनाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है, ठीक है। यदि एक समष्टि अपने आवास के प्रति अनुकूल है
परंतु आवास में कुछ उग्र परिवर्तन जैसे ताप, जल स्तर में परिवर्तन आदि आने पर समष्टि का पूर्ण विनाश संभव है। परंतु यदि समष्टि में कुछ जीवों में कुछ विभिन्नताएं होती हैं तो उनके जीने की कुछ संभावनाएं रहेंगी। अतः विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता को लंबे समय तक बनाए रखने में उपयोगी होती है। अब देखिए, जो विभिन्न स्पीशीज होती है उनको जीवित रखने में कैसे विभिन्नता का योगदान होता है। देखिए, जैसे कोई मछली है, मछली की प्रजाति है और वो मछली की प्रजाति केवल और केवल जल में ही रह सकती है। उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ठीक है। वो मछली की प्रजाति केवल और केवल जल में ही रह सकती है। अगर उसको एक दिन के लिए भी जल से बाहर निकाल दिया जाए या फिर थोड़े समय के लिए भी बाहर निकाल दिया जाए तो वो मछली क्या होगी, तुरंत मर जाएगी। लेकिन क्या हुआ, अगर उनमें से कुछ मछलियों ने विभिन्नता उत्पन्न करके, ठीक है, विभिन्नता उत्पन्न करके ऐसे गुण उत्पन्न कर लिए कि वो 4-5 दिन तक जल से भी बाहर रह सकती है, ऐसे गुण उत्पन्न कर लिए कुछ ने, जैसे 500 मछलियाँ उनमें से 5 ने कर लिए। तो मान लो कभी सूखा पड़ा तो सूखा पड़ने पर उसका जल, जो भी तालाब या नदी है उसका जल सूख जाएगा और उसका जल सूख जाएगा तो उसमें रहने वाली जो भी मछलियाँ हैं, ठीक है, वो मछलियाँ सबकी सब नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो उनकी प्रजाति तो ख़त्म हो गई ना। लेकिन कुछ मछलियाँ हैं, ठीक है, मैंने बताया था कि 500 में से 50 मछलियाँ हैं, वो क्या करती हैं, वो बाहर भी, पानी से बाहर भी कुछ दिनों तक रह सकती है। तो वो मछलियाँ क्या करेंगी, जीवित रह पाएंगी कुछ दिनों तक, तो क्योंकि उनमें विभिन्नता उत्पन्न हो गई तो कुछ दिनों तक वो जीवित रही, ठीक है। और फिर इतने दिनों में क्या हो गई, बरसात आ गई तो वो मछलियाँ बच गई ना। 500 में से वो 50 मछलियाँ हैं वो बच गई और फिर वो जनन करके वापस से नई अपनी प्रजाति को मेंटेन कर लेती है। इससे क्या होगा कि मछलियों की जो प्रजाति होगी वो नष्ट होने से बच जाएगी। मान लो अगर उनमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती तो 500 की 500 सारी की सारी मछलियाँ मर जाती जल की कमी के कारण। लेकिन उनकी विभिन्नता उत्पन्न होने के कारण वो अपनी प्रजाति को बचा सके या फिर अपनी समष्टि को, स्पीसीज को बचा सके, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। यही कहना चाह रहा है ये पैराग्राफ। देखिए, विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती है। जो विभिन्नताएं होती हैं वो आगे विकास का, जैविक विकास का आधार होती है। विभिन्नता के आधार पर ही जैविक विकास संभव है। आगे देखिए, प्रजनन के प्रकार। प्रजनन कितने प्रकार का होता है वो देखते हैं। प्रजनन या फिर जनन भी कह सकते हैं। देखिए, तो प्रजनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। तो इन दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे, ये ही इस चैप्टर में मुख्य पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स से ही आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत ही डिटेल से पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है, क्योंकि इनसे ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। जनन की वह विधि जिसमें केवल एकल जीव ही भाग लेते हैं अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। तो जनन की वह विधि, जनन करने की वह विधि जिसमें केवल एकल जीव ही भाग लेते हैं, ठीक है। केवल एक जीव के द्वारा ही दूसरा नया जीव बन जाता है, ठीक है। सिंपल से ऐसे समझ सकते हैं कि जनन की वह विधि जिसमें एक जीव के द्वारा ही दूसरा नया जीव या फिर एक जीव के द्वारा ही अपने जैसा नया जीव बनाया जाता है, तो ऐसा जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। तो देखते हैं कि अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है, ठीक है। तो देखिए, अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ। तो अलैंगिक प्रजनन की कौन कौन सी विधियाँ हैं या फिर किन किन विधियों में अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है उसको देखते हैं हम। सबसे पहला आता है हमारा विखंडन। विखंडन, ठीक है। वि का मतलब होता है अधिक, खंडन का मतलब टूटना, मतलब एक का कई हिस्सों में टूटना, एक जीव का एक से ज़्यादा हिस्सों में टूटना विखंडन कहलाता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको संधि विच्छेद करके बताया है। आप जैसे विखंडन आए एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करके भी पता लगा सकते हैं, नाम से ही भी पता लग रहा है। लेकिन इसमें होता क्या है, मेनली देखिए, सब कुछ आपको समझ के पढ़ना है। अगर रटोगे तो भूल जाओगे और कंफ्यूज भी हो जाओगे। अगर समझ लिया तो 10th में ही नहीं, ये 11th 12th, ठीक है, सब में काम आएगा, ठीक है। ये अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन आगे तक चलता है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो समझ के पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट आगे तक क्लियर हो जाएंगे। और अगर रट्टे मारोगे
तो कुछ नहीं हो सकता है, एग्जाम से पहले ही आप भूल जाओगे। तो समझ समझ के पढ़ना है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। और आपने इससे पहले की जो ये वाला चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, इससे पहले के चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है, अगर मिस कर दिया है तो आप उनको भी जाकर देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। और उस लिंक का नाम है क्लास 10th साइंस NCERT वाली, ठीक है। उस लिंक पर आप जैसे ही टैप करोगे तो आपके सामने सभी चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी और आप उसको जाकर आसानी से सारी वीडियोस को देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है मैंने सब कुछ समझ के, ठीक है। अगर आपने उन सभी वीडियोज़ को देख लिया और सभी चैप्टर की वीडियोज़ को क्लियर कर लिया तो मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि आपके कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा। सारे टॉपिक मैंने डिटेल से पढ़ाए हैं और सभी टॉपिक क्लियर कर रहे हैं और एग्ज़ाम में इन टॉपिक से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और आप सभी टॉपिकों को समझ लोगे तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। विखंडन। विखंडन क्या होता है? देखिए, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। विखंडन कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन। मैंने बताया था विखंडन अलैंगिक जनन का उदाहरण है। यही विधि है, इसमें इसी विधि के द्वारा जनन होता है। इसमें एक जनक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। क्या होता है विखंडन में? क्या होता है, एक जनक कोशिका होती है। जनक मतलब एकमात्र कोशिका होती है जो क्या करती है, एक से अधिक मतलब दो या फिर दो से अधिक संतति कोशिकाएं मतलब पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। मतलब यहाँ पर है कि एक है वो दो या फिर दो से भी अधिक भागों में टूटकर नई संततियाँ बना लेती है। आगे देखते हैं, यह एक कोशिक जीव जैसे जीवाणु तथा प्रोटोजोआ में पाया जाता है। जो यह जनन होता है अलैंगिक प्रजनन, वो किस में पाया जाता है? यह एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव मतलब ऐसे जीव जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हम भी जीव हैं, ठीक है, सभी जीव हैं हम, क्या, ठीक है। जो सभी मनुष्य है उनका शरीर अनेक कोशिकाओं से, लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल एक कोशिका वाला ही जीव। वो क्या करता है, टुकड़ों में विभक्त होकर एक से अधिक जीवों को बना लेता है अपने जैसे ही। और ये कौन कौन से होते हैं एक कोशिकीय जीव? जीवाणु तथा प्रोटोजोआ, ठीक है। जीवाणु और प्रोटोजोआ में विखंडन पाया जाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है एक नंबर में आपसे एग्जाम में कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं बताइए। तो आंसर क्या होगा? जीवाणु तथा प्रोटोजोआ, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो हमने पहली विधि पढ़ी थी विखंडन और अब दूसरी विधि पढ़ रहे हैं खंडन। खंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। अब किस प्रकार से टूटेगा? इस प्रकार से टूटेगा। देखिए, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें तरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं। तो यह कौन सी संरचना है, यह कौन से प्रकार का जनन है? यह भी अलैंगिक जनन ही होता है। और इसमें जो तरल, ठीक है, इसमें कौन सी संरचना वाले, इसमें तरल नहीं। अगला है खंडन। खंडन क्या होता है? यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। इसमें क्या होता है, जो संरचनाएं सरल होती है, आसान होती है, सरल संरचनाएं वाले जीव होते हैं, वो बहुत सारी कोशिकाओं में, छोटी छोटी कोशिकाओं में टूट जाते हैं। देखिए, बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया तो फिर प्रत्येक टुकड़े से नया जीव विकसित हो जाता है। जो सभी टुकड़े होते हैं, एक टुकड़े से नया जीव बनेगा, एक टुकड़े से नया जीव बनेगा तो बहुत सारे टुकड़े हुए तो बहुत सारे जीव बन जाएंगे। उदाहरण है स्पाइरोगायरा, ठीक है, स्पाइरोगायरा इसका उदाहरण है। इसमें क्या होता है, एक टुकड़े से बहुत सारे जीव बन जाते हैं। एक से बहुत सारे टुकड़े होंगे और सभी टुकड़ों से एक एक जीव बन जाएगा तो बहुत सारे जीव बन गए। अगला पॉइंट है हमारा, जटिल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में खंडन द्वारा जनन नहीं होता है। जिनकी संरचना जटिल होती है, जटिल मतलब उनकी संरचनाएं विकसित होती हैं। सरल संरचनाएं होंगी तो उनमें सिंपल होगा, और जो जटिल संरचनाएं होंगी उनमें बहुकोशिकीय जीवों में खंडन द्वारा जनन नहीं होता। खंडन की विधि द्वारा जटिल जीवों में जनन नहीं होता क्योंकि उनकी शरीर की कोशिकाएं संगठित होकर ऊतकों तथा अंगों का निर्माण कर लेती है। इन जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो जो जटिल संरचनाएं होंगी वो क्या करेंगी, विकसित होकर एक अंग का निर्माण कर लेती हैं, ऊतक या अंग का निर्माण कर लेती है, और वो अंग है वो खंडन द्वारा जनन नहीं कर पाते हैं, इसलिए विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं उनमें पाई जाती हैं।
तो देखते हैं अगली विधि हमारी पुनरुद्ध भवन। अलैंगिक जनन में तीसरी विधि कौन सी आ रही है हमारी? पुनरुद्ध भवन। ठीक है, देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पर है कि किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़े नए जीव में विकसित हो जाते हैं, तो इस क्रिया को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। उदाहरण है प्लेनेरिया और हाइड्रा। यहाँ पर अगर किसी कारण से कोई जीव टुकड़ों में टूट चुका है, कई सारे टुकड़े हो चुके हैं उसके, तो प्रत्येक टुकड़े से नए जीव का निर्माण होगा, हर एक टुकड़े से उसके नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसी क्रिया को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। पुनरुद्ध भवन मतलब क्या होता है? पुनः यानी फिर से, रुद्ध भवन मतलब फिर से उगना या फिर से बनना। ठीक है, तो एक से बहुत सारे टुकड़े होकर यहाँ पर नए नए जीव बन जाते हैं। उदाहरण है प्लेनेरिया और हाइड्रा। प्लेनेरिया और हाइड्रा में इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से? जो जीव होता है वो किसी कारणवश अगर टुकड़ों में टूट चुका है, 4-5 टुकड़ों में टूट चुका है, तो उन 4-5 टुकड़ों से 4-5 नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो अगला पॉइंट है हमारा, इन जीवों में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है जो विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं तथा ऊतक बनाती है। इन जीवों में क्या होती है? जो पुनरुद्ध भवन करते हैं जो भी जीव, उनमें कोशिकाएं विशिष्ट भी पाई जाती है। जो विशिष्ट कोशिकाएं क्या होती है? नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, नई कोशिकाओं या फिर ऊतकों का निर्माण करती है। इनमें विशिष्ट प्रकार की भी संरचनाएं पाई जाती हैं जो नई कोशिकाएं या फिर नए ऊतक बनाने में सहायता करती है। अगला पॉइंट है हमारा मुकुलन। ठीक है, मुकुलन क्या होता है? डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, एक कोशिकीय जीव था, ठीक है, और उस जीव से, एक कोशिकीय नहीं है ये जीव, यहाँ पर क्या हुआ, ये जीव है, ये जीव क्या होता है? टुकड़ों में टूटता है। ठीक है, और इसके हर एक टुकड़े से नए जीव का निर्माण हो जाता है। देखिए ये जीव है, इसके 3 टुकड़े हो गए, ये टुकड़ा और ये वाला भाग। ठीक है, तो इससे भी एक नए जीव का निर्माण हो गया, इससे भी हो गया और इससे भी हो गया। इस प्रकार से 3 नए जीव बन चुके हैं। ठीक है, और अगला है हमारा मुकुलन। ठीक है, अगली विधि का नाम है मुकुलन। पुनरुद्ध भवन के बाद में क्या है? मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? देखिए, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें नए जीव का निर्माण मुकुलन से होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा। ठीक है, यह भी एक प्रकार का लैंगिक जनन होता है। ठीक है, कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है जिसमें नए जीव का निर्माण मुकुलन से होता है। ठीक है, आपने सुना ही होगा, सुना सा लग रहा होगा, हाइड्रा में मुकुलन। ठीक है, ये मुकुलन विधि है। इसमें क्या होता है? इसमें भी नए जीव का निर्माण होता है मुकुलन विधि के द्वारा। किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। अगला पॉइंट है हमारा, हाइड्रा में पुनर्जनन क्षमता वाली कोशिकाएं पाई जाती है। यह विभाजन कर जीव के शरीर का एक उभार बनाती है जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल अपने आकार में वृद्धि कर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। पूर्ण विकसित मुकुल जनक से अलग होकर नए जीव का निर्माण कर लेता है। उदाहरण होता है हाइड्रा और यीस्ट में इस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है? जो हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा, ठीक है, उसमें क्या होता है? पुनरुद्ध जनन की क्षमता होती है। ठीक है, पुनर्जनन की जो क्षमता पाई जाती है उस क्षमता से क्या होता है? ये क्या करता है? अपने शरीर में एक उभार बना लेता है। ठीक है, और उभार बनाकर जो धीरे धीरे उसको बड़ा करता है, और उस संरचना को, जो उभार बनी है उस संरचना को कहेंगे मुकुल। ठीक है, उस संरचना को क्या कहेंगे? मुकुल। और वो संरचना धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और विकसित होने के बाद में टूटकर उससे अलग हो जाती है, और जो जो जनक कोशिका थी उसी के समान नई कोशिका बन जाती है, नया जीव बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यह है हाइड्रा। इसमें एक उभारनुमा संरचना बनी। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये संरचना बड़ी होती गई और बड़ी होकर इसी के समान ये संरचना बन गई, और आगे जाके ये यहाँ से कट होगी और ये एक संरचना बन गई और ये एक संरचना बन गई। दोनों जीव अलग अलग हो जाते हैं, और एक से कितने जीव का निर्माण हो गया? 2 जीव का निर्माण हो गया। ठीक है, अगला है हमारा बीजाणु समागम। ठीक है, अगला है हमारा बीजाणु समासंग। ठीक है, बीजाणु समासंग क्या होता है? देखिए, कुछ जीव जैसे कवक जीवाणु द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, जो कुछ जीव होते हैं वो क्या करते हैं? कवक जीवाणु द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? बीजाणु समासंग। ठीक है, और अगला पॉइंट है हमारा, कवक छोटी छोटी धागेनुमा संरचना से बना होता है, इसे कवक तंतु कहते हैं। जो बीजाणु कवक होता है उसमें अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? देखिए कि जो छोटी छोटी धागेनुमा संरचनाएं होती है कवक में, ठीक है, वो संरचनाएं क्या करती है? कवक तंतु कहलाती है। देखिए इस प्रकार से, जैसे ये कवक है तो इसमें छोटी छोटी धागेनुमा संरचनाएं हैं। देखिए ये वाली ये धागेनुमा छोटी छोटी संरचनाएं होती है।
ठीक है, इनमें ऊपर की तरफ बीजाणु पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, कवक तंतुओं से गोल संरचनाओं जुड़ी हो रहती है जिसे बीजाणुधानी कहते हैं। कवक तंतुओं से ऊपर की तरफ मैंने अभी बताया था कि गोल संरचनाएं जुड़ी हुई थी, उन्हें क्या कहते हैं? बीजाणुधानी कहते हैं। बीजाणुधानियों में बीजाणु पाए जाते हैं। प्रत्येक बीजाणु के चारों ओर मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी सुरक्षा का कार्य करती है। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर नए कवक का निर्माण करता है। जो बीजाणुधानियाँ होती हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? बीजाणु पाए जाते हैं, और प्रत्येक बीजाणु 4 मोटी भित्तियों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, जो सभी बीजाणु होते हैं, ठीक है, उनके चारों ओर एक मोटी भित्ति पाई जाती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी सुरक्षा करती है। जब कोई संकट आता है तो उन परिस्थितियों में उनकी सुरक्षा करता है। ठीक है, वो कौन करता है? जो मोटी भित्ति होती है वो करती है। और अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर नए कवक का निर्माण कर लेता है। जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो अनुकूल परिस्थितियाँ मतलब जो उसके लिए अच्छी होती है, ठीक है, उन परिस्थितियों में वह नए जीव का निर्माण कर सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो बीजाणु क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर नए कवक का निर्माण कर लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कायिक प्रवर्धन। 6 नंबर पे है कायिक प्रवर्धन। यदि पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से नए पौधे का निर्माण होता है तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जब पौधे के जड़, तना या पत्ती किसी भाग से नए जीव का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधियाँ। कायिक प्रवर्धन कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है? देखिए, जड़ द्वारा, तने द्वारा और पत्तियों द्वारा। जड़, तना, पत्ती ये पौधे के कायिक भाग होते हैं और इनके द्वारा किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन किया जाता है देखते हैं। जड़ द्वारा शकरकंदी बनती है, ठीक है, और तने द्वारा आलू या अदरक बनते हैं, और पत्तियों द्वारा ब्रायोफिल्म बनता है। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। जड़, तना और पत्ती के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है उसका उदाहरण है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, ब्रायोफिल्म की पत्तियों के कोर पर कलिकाएं होती है जो विकसित होकर नया पौधा बनाती है। जो ब्रायोफिल्म नाम का जो पौधा होता है, जो उसका कोर होता है, पत्ती का आखिरी सिरा होता है, उस पर क्या करता है? छोटी छोटी कलिकाएं विकसित होती है और वो कलिकाएं ही नए पौधे का निर्माण करती हैं। जैसे कोई ब्रायोफिल्म का पादप है, उसके अगर पत्ती के जो अगला भाग होगा, ठीक है, उस पर छोटी कलिकाएं होंगी। अगर उस कलिका को काट कर हम क्या करते हैं? उसको ज़मीन में वापस लगा देते हैं तो हमें नए ब्रायोफिल्म का पादप प्राप्त हो जाता है। अगला पॉइंट है कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधियाँ। जो कायिक प्रवर्धन होता है उसकी कृत्रिम विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? देखिए, रोपण, कर्तन और लेयरिंग। ठीक है, ये 3 विधियाँ होती है। रोपण की विधि द्वारा कौन सा पादप किस पादप को काम में लिया जाता है? किस पादप में जनन होता है? रोपण की विधि द्वारा आम में। कर्तन की विधि द्वारा गुलाब में। रोपण यानी रोपना, एक पादप को कट करके उसके हिस्से को और ज़मीन में रोप देना, वो कहलाता है रोपण। और कर्तन मतलब काट करके ज़मीन में लगा देना। ठीक है, जैसे गुलाब होता है, गुलाब की एक शाखा है तो उसको कट करके, ठीक है, वापस से लगा देते हैं तो वहाँ पर दूसरा पादप प्राप्त हो जाता है। और लेयरिंग, लेयरिंग किस में होता है? चमेली। लेयरिंग मतलब लेयर्स में काट देना, ठीक है, कई लेयर्स या कई हिस्सों में काट देना। तो देखते हैं कायिक प्रवर्धन के लाभ। कायिक प्रवर्धन जो हम पढ़ रहे हैं इसके कोई लाभ है कि नहीं है? कोई लाभ होंगे तभी हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, लाभकारक चीज़ों को ही पढ़ते हैं, हानिकारक चीज़ों को क्यों पढ़ाया जाएगा? जैसे जो भी छात्र होते हैं, ठीक है, उनको जैसे दूध पीने के बारे में बताया जाता है, शराब पीने के बारे में थोड़ी ना बताया जाता है। ठीक है, तो जो जो अच्छी चीज़ें होती हैं वही पढ़ते हैं हम। तो ये भी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं जीवों के लिए, पौधों के लिए हमें जानना जरूरी है, इसलिए ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती वे कायिक प्रवर्धन नए पौधे विकसित करते हैं, जैसे केला और गुलाब। ठीक है, जो ऐसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, जो बीज उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ऐसे पौधों जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे का निर्माण करते हैं। जब पौधे में बीज नहीं बन रहे हैं, बीज बनने की क्षमता ही नहीं है पौधे में, तो क्या वो नए पौधे का निर्माण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इस कारण से कायिक प्रवर्धन की विधियाँ विकसित हुई है और इन विधियों के द्वारा ही नया पौधा बनता है। जैसे गुलाब और केला, इनमें बीज नहीं बनता है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही नया जीव बनता है, फिर नया पादप बनता है। नए पौधे आनुवंशिक रूप से
जनक के समान होते हैं। जो नए पौधे होते हैं वो पहले जैसे पादप के समान ही होते हैं, मात्र पादप के समान ही पुत्री पादप होता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित पौधे में फल और फूल जल्दी विकसित होते हैं। जो कायिक प्रवर्धन होता है, इस प्रकार से जो भी पादप बनते हैं उनमें फल भी जल्दी आते हैं और फूल भी जल्दी आते हैं। तो इस कारण से क्या करते हैं, जो भी पौधे होते हैं नए पौधे भी, उनमें कलम छाटी जाती है। ठीक है, आपने सुना होगा कि कलम कटा हुआ पौधा है। कलम का मतलब उसमें क्या करते हैं, नीचे का हिस्सा तो नए पादप का होता है और ऊपर का हिस्सा होता है उसको कट करके, और वहाँ पर जो भी कोई ऐसा पादप होता है, दूसरा पादप, विकसित पादप, उसका एक हिस्सा लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है पादप में जल्दी फल और फूल आते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन की सबसे आखिरी विधि आ रही है हमारी ऊतक संवर्धन। ठीक है, तो देखते हैं इस विधि में शाखा के शीर्ष से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, जो शाखा होती है, पौधा होता है, उसका सबसे शीर्ष भाग होता है, उसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है और उसको पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं विभाजन कर कोशिकाओं के गुच्छे बनाती हैं, जिसे कैलस कहते हैं। तो क्या होगा, वो कोशिकाएं क्या करेंगी, विकसित होंगी और एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, और बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी तो उन बहुत सारी कोशिकाओं का जो गुच्छा होता है उसको क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं, कैलस। ठीक है, आगे देखते हैं। कैलस को हार्मोन वाले माध्यम में रखा जाता है, जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण करता है। ठीक है, कैलस को किस में रखा जाता है, हार्मोन माध्यम में। ठीक है, और वहां से क्या होते हैं, सभी हिस्से अलग हो जाते हैं और हिस्से अलग होकर अलग अलग हिस्से से नए नए पादप बनाते हैं। जैसे इसको समझाता हूँ मैं आपको, जैसे कोई ये पादप है, ठीक है, और इस पादप का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको कट किया और कट करके उसको संवर्धन माध्यम में रख दिया, इसको कट किया और इसको इसमें रख दिया। इसमें केमिकल है, ठीक है, सॉइल्स है, ठीक है, और ये क्या करेगा, यहाँ पर ये विकसित होगा। ठीक है, विकसित होकर क्या करेगा, ये बहुत सारी कोशिकाएं बनाएगा, 1 से 2 बन गई, 4, 6, बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा बन गया। और इस गुच्छे को क्या कहेंगे, इस गुच्छे को कहेंगे कैलस। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस गुच्छे को निकाला जाता है और एक हार्मोन वाले माध्यम में रखा जाता है। और इस हार्मोन वाले माध्यम में क्या करेंगे, जो इतने सारे गुच्छे हैं वो सबके सब अलग हो जाएंगे। ठीक है, और अलग होने के बाद में इनसे क्या होंगे, बहुत सारे बन जाएंगे, बहुत सारे टुकड़े बन जाएंगे या फिर बहुत सारे जीव बन जाएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, एक से कितने सारे बन गए, बहुत सारे। पूरे गुच्छे में जितने भी कोशिकाएं होंगी वो सबकी सब अलग हो जाएंगी, अलग अलग, और अलग अलग पादप का निर्माण कर लेती हैं। इस प्रकार से अलैंगिक प्रजनन होता है। ये अलैंगिक प्रजनन की 7 विधियां पढ़ ली है। वो अलैंगिक प्रजनन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि अलैंगिक प्रजनन की विधियां लिखिए, या फिर किसी पर्टिकुलर विधि का नाम देकर भी आपसे पूछ सकते हैं। तो मैंने ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ज़रूर से आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, तो एक और चैनल है हमारा यूट्यूब पर, ठीक है, जिसमें हम यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं आपको कि यूट्यूब पर किस प्रकार से काम किया जाता है और यूट्यूब पर किस प्रकार से ग्रो हो सकते हैं। उस चैनल को भी जाकर जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और उस चैनल का नाम है YT टिप्स। ठीक है, YT टिप्स। तो उस चैनल को जाकर भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और इस वीडियो को आप और भी स्टूडेंट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर से कर लेना। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसका एक और सेकंड पार्ट बनाऊंगा, जिसमें हम लैंगिक प्रजनन की सभी विधियों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, और उनमें हम देखेंगे कि लैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होता है। ठीक है, और बहुत ही डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। ठीक है।